हेलो एवरीवन, मैं सीमा समाजशास्त्र की इस सीरीज में आपका स्वागत करती हूँ। आशा है आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। समाजशास्त्र की इस सीरीज में हम बीए द्वितीय वर्ष का संपूर्ण सिलेबस कवर करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक है सामाजिक संरचना के बारे में, कि सामाजिक संरचना आखिर होती क्या है। सामाजिक संरचना एवं प्रकार समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। इनको समझे बिना हम समाज में होने वाले परिवर्तन और सामाजिक विघटन, सामाजिक प्रकार इत्यादि जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं समाजशास्त्र, इनको समझ नहीं सकते। समाजशास्त्र में सर्वप्रथम सामाजिक संरचना का प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में और दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में किया। लेकिन इन दोनों समाजशास्त्रियों ने इस अवधारणा पर सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग तो किया, किंतु इनने बहुत ज़्यादा इस पर प्रकाश नहीं डाला। आगे चलकर इस पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालने वालों में से रेडक्लिफ ब्राउन हैं, कार्ल मैनहीम हैं, नाडेल पार्सन्स, मर्टन इत्यादि विद्वान हैं, जिनने इस सामाजिक संरचना नामक अवधारणा की बहुत विस्तार से चर्चा की है। तो सामाजिक संरचना को समझने से पहले संरचना या कि फिर किसी इकाई का ढांचा किसे कहते हैं ये जान लेना हमें ज़रूरी है, ताकि हमें ये स्पष्ट हो जाए कि सामाजिक संरचना है क्या। प्रत्येक भौतिक वस्तु यानी जो हमें दिखाई देती, कोई भी वस्तु जो हमें दिखाई देती है, वह छोटी छोटी कई इकाइयों या तत्वों से मिलकर बनी होती है। और जब ये इकाइयाँ परस्पर या व्यवस्थित रूप से से संबंधित होती हैं और इन इकाइयों में एक स्थिरता होती है, तब जाके एक सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। इसको इस तरह से समझा जा सकता है, जैसे हमारे शरीर में हाथ हैं, पैर हैं और मुंह है, नाक है, कान है। तो ये क्या है, पूरी छोटे छोटे जो इकाइयाँ हैं मिलकर हमारा क्या है, एक पूरा बॉडी पार्ट बनाती हैं, पूरे शरीर का निर्माण करती हैं। और हर अंग का एक निश्चित कार्य है और वो निश्चित जगह है। ऐसा नहीं है कि जितने भी अंग हैं शरीर के वो कहीं भी लगा दिए जाएं तो उसको शरीर नहीं कहा जाएगा। और कान का जो काम है वो कान ही करेगा, नाक का काम नाक करेगी, हाथ का काम। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये इकाइयाँ हैं जिनसे कि संरचना मिलकर बनी हुई होती है, इनमें एक स्थिरता और व्यवस्थित रूप से ये संबंधित होती हैं। ठीक है, इसको एक और एग्जाम्पल से समझा जा सकता है, जैसे घर किन चीज़ों से बना होता है। जैसे घर में रेत भी होती है, ईंट होता है, ईंटें होती हैं, सीमेंट होती है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि ईंट और रेत और सीमेंट, गिट्टी और छड़ का ढेर लगा दिया जाए तो उसे तो घर नहीं कहेंगे ना। जब ये व्यवस्थित रूप से कि एक सिस्टम के तहत जब ये जुड़ते हैं, तब फिर एक जो संरचना बनती है इनके व्यवस्थित रूप से संबंधित होने पे, उसे क्या बोलेंगे, एक संरचना। इस तरह से संरचना में, किसी भी संरचना में 4 तरह की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। पहला है कि प्रत्येक संरचना का निर्माण कई अंगों या इकाइयों से मिलकर होता है। ठीक है। दूसरा है इकाइयों में परस्पर स्थायित्व एवं व्यवस्थित संबंध होते हैं। यदि इकाइयों में व्यवस्था नहीं है तो संरचना का निर्माण नहीं हो सकता। तीसरा है कि सब ये इकाइयाँ जो हैं, जो कि संरचना निर्मित करती हैं, ये अपने स्थान पर स्थिर रहती हैं और जिससे कि इनमें क्या है, इनमें स्थायित्व ना हो तो संरचना क्या है, बनती और बिगड़ती रहेगी। अगला है चौथा कि सामाजिक जो संरचना का संबंध वस्तु की बाह्य आकृति या स्वरूप से है, आंतरिक रचना से नहीं है कि उसका अंदर का स्वरूप। संरचना का तात्पर्य है उसका बाह्य स्वरूप कैसा है। जिस तरह से किसी शरीर या वस्तु की संरचना होती है, उसी तरह समाज की भी एक संरचना होती है, जिसे कि हम सामाजिक संरचना कहते हैं। समाज की संरचना में कई इकाइयाँ होती हैं, जैसे परिवार, विवाह, नातेदारी, संस्थाएं, संघ,
प्रतिमानित संबंध, मूल्य एवं पद, इनकी एक मतलब एक सिस्टम के तहत ये जुड़ी होती हैं। तो इनसे क्या है, सामाजिक संरचना उभर कर सामने आती। सामाजिक संरचना शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सामाजिक और संरचना। सामाजिक का तात्पर्य समाज की एवं संरचना का तात्पर्य है किसी एक सामाजिक संरचना की परिभाषाओं की ओर अब आगे बढ़ते हैं। तो सामाजिक संरचना की परिभाषाएं बहुत से समाजशास्त्रियों ने अपने अपने ढंग से दी हैं। समाजशास्त्र हो या कोई भी विषय हो, मैं सभी तैयारी करने वाले साथियों से ये बोलना चाहूँगी कि हर एक विद्वान या समाजशास्त्री या राजनीति शास्त्री या अर्थशास्त्री कोई भी अपनी परिभाषा जब देते हैं तो काफ़ी कुछ विद्वानों की परिभाषाएं काफ़ी सिमिलर होती हैं। तो इनमें से ये है कि आप जितनी भी परिभाषाएं हैं उनका एक की कैरेक्टर होता है। तो वो की कैरेक्टर पकड़ने से क्या है, जब हम वो की कैरेक्टर समझ जाते हैं तो हमें परिभाषा फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है एग्ज़ाम में कि ये किसने कहा है। तो पार्सन्स सामाजिक संरचना की जो परिभाषाएं हैं उनमें से जिन विद्वानों ने संरचना की परिभाषा दी है उनमें से हैं पार्सन्स, मैकाइवर और पेज, नाडेल। तो पार्सन्स ने क्या कहा है, पहले ये देखते हैं। सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों के साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा कार्यों की एक विशिष्ट संबद्धता को कहते हैं। तो इनका जो की कैरेक्टर क्या हो गया कि इनने क्या कहा कि जो संस्थाएं हैं, संस्थाएं, एजेंसियां, सामाजिक प्रतिमान के साथ ही समूह में जो प्रत्येक सदस्य यानी भूमिका और पद, आप लोगों ने पढ़ा होगा समाजशास्त्र में कि भूमिका और पद ये क्या हैं। तो इनके उसमें जो है कि संस्थाओं के बारे में इन्होंने कहा, सामाजिक प्रतिमानों के बारे में कहा, भूमिका और पदों के बारे में इन्होंने अपनी परिभाषा में स्पष्ट किया है। तो सामाजिक संरचना में पार्सन्स की जो डेफिनीशन है उसमें जो इनने अपनी परिभाषा दी उससे तीन बातें स्पष्ट होकर सामने आती हैं। पहला क्या है, सामाजिक संरचना का निर्माण जो है सामाजिक संस्थाओं, एजेंसियों, प्रतिमानों और व्यक्तियों द्वारा ग्रहण किए गए पदों एवं भूमिकाओं रूपी इकाइयों से होता है। पहली चीज़ तो ये इनकी परिभाषा में स्पष्ट हो रही है। जो इनने कहा कार्यों की विशिष्ट संबद्धता, तो इसमें दूसरी क्या मेन चीज़ जो समझ में आती है वो ये कि सभी इकाइयाँ एक दूसरे से संबंधित होती हैं। तीसरा, सामाजिक संरचना में एक विशिष्ट क्रमबद्धता पाई जाती है। तो इन विशेषताओं से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक संरचना एक अमूर्त धारणा है, क्योंकि समाज की संरचना का निर्माण सामाजिक संबंधों, संस्थाओं, प्रतिमानों, पदों और भूमिकाओं से होता है। यानी समाज की संरचना का निर्माण क्या होता है, सामाजिक संबंध मेन आधार होते हैं सामाजिक संरचना का, ठीक है। तो संस्थाएं, प्रतिमान, पद, भूमिका, प्रत्याशा, ये सब आपने पढ़ा होगा। पदों एवं भूमिकाओं से होता है, जो कि ये इन चीज़ों को देखा नहीं जा सकता है, ये अमूर्त हैं। अतः सामाजिक संरचना के बारे में इन्होंने क्या कहा है कि सामाजिक संरचना एक अमूर्त अवधारणा। अब दूसरा चलते हैं मैकाइवर और पेज के अनुसार। तो मैकाइवर और पेज के अनुसार क्या इन्होंने परिभाषा दी कि समूह निर्माण के विभिन्न तरीके संयुक्त रूप से सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमान का निर्माण करते हैं। इस तरह मैकाइवर और पेज ने समूह निर्माण के विभिन्न तरीकों को ही सामाजिक संरचना का आधार माना है, और वे सामाजिक संरचना को क्या मानते हैं, अमूर्त। यानी पार्सन्स और मैकाइवर और पेज दोनों क्या हो गया, सामाजिक संरचना को अमूर्त मानते हैं। इनके अनुसार क्या है कि क्योंकि समाज का जो ताना बाना, जो ढांचा होता है, वो सामाजिक संबंधों से बना होता है। यानी सामाजिक संबंध जो आपस में बुने जाते हैं, एक दूसरे के साथ जो क्रियाएं होती हैं, उनसे क्या है, समाज का जो ताना बाना निर्मित होता है। और ये सामाजिक संबंध जो हैं वो अमूर्त ही होते हैं। अब जब सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं तो उससे बनने वाली जो इकाई होगी
वो क्या है, अमूर्त होगी, ऐसा मानना है मैकाय और पेज का। तो ये एक जगह और स्पष्ट करते हुए बताते हैं, ना तो हम सामाजिक संरचना को देखते हैं और ना ही देख सकते हैं। हम समाज को देख नहीं सकते, उसके बाह्य पक्षों को भले ही देख लें। कैसे कि बाह्य पक्ष को भले ही देख लें, क्योंकि समाज मानवीय संबंधों का संगठन है जो कि मनुष्यों द्वारा बना है। तो मनुष्य क्या स्थिर रहता है और उनके द्वारा ही सदैव परिवर्तित किया जाता है। यानी जो समाज है वो व्यक्तियों से मिलकर बना होता है, व्यक्ति भी उसका एक महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। तो उनके बीच जो संबंध पाए जाते हैं उनसे निर्मित होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि एक व्यक्ति हमेशा रहेगा, तो व्यक्ति लगातार बने रहते हैं। रोलिंग पे जो सिस्टम चलता है कि एक पीढ़ी खत्म होगी फिर दूसरी आएगी, तो उनके बीच संबंध रहते हैं। तो इस तरह क्या है, जो समाज का ताना बना रहता है संबंधों का, ये बना रहता है। और इस कारण बाह्य पक्षों को इनने कहा कि भले ही देख लें, लेकिन क्योंकि समाज मानवीय संबंधों का संगठन है जो कि मनुष्यों द्वारा इसलिए स्थिर रहता है और उनके द्वारा ही सदैव परिवर्तित किया जाता है। अब अगला है, हम परिभाषा की ओर चलते हैं नाडेल के अनुसार। नाडेल ने क्या कहा है, समाज शास्त्रीय जगत में सामाजिक संरचना का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है, अनेक अर्थों में। ठीक है, ऐसा किसने कहा है, नाडेल ने। इसका प्रयोग व्यवस्था, संगठन, संकुल प्रतिमान प्रारूप एवं समाज आदि के पर्यायवाची के रूप में किया गया है। ऐसा किसने कहा, नाडेल ने। तो नाडेल ने क्या समझाया कि सामाजिक संरचना का प्रयोग समाजशास्त्र में कई अर्थों में हुआ है। जैसे व्यवस्था, संगठन, एक व्यवस्था संगठन के लिए, संकुल के लिए, प्रतिमानों के लिए, प्रारूप के लिए एवं समाज, इन सब के पर्यायवाची के रूप में इस सामाजिक संरचना का प्रयोग किया गया है। यानी व्यवस्था को भी सामाजिक संरचना बोल दिया जाता है, संगठन को भी संकुल, प्रतिमान, एक पैटर्न जो होता है, एक टाइप होता है। तो ये सब क्या इनके अर्थों में प्रयुक्त कर दिया जाता है सामाजिक संरचना को। यह तुलनात्मक रूप से स्थिर है। इनने क्या बताया नाडेल ने कि यह देखा जाए तो सामाजिक संरचना जो है वो स्थिर है, लेकिन इसका जो निर्माण करने वाले अंग हैं वो स्वयं परिवर्तनशील होते हैं। वही जो पिछली परिभाषा में मैकाई और पेज की में स्पष्ट हुआ है कि सामाजिक संरचना का जो मेन है, यानी समाज, यहाँ सामाजिक संरचना की बात हो रही है तो समाज की बात हो रही है। तो किस समाज की, मानव समाज की बात। तो मानव इस रूप में कि एक पीढ़ी आएगी, दूसरी उसका स्थान लेगी, फिर उसके बाद आएगी। तो इस तरह कहीं ना कहीं कि व्यक्ति तो रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक परिवर्तन होता रहता है कि नई पीढ़ी आएगी, पुरानी वहाँ से हटेगी। तो इस तरह से ये परिवर्तनशील है। अब देखते हैं सामाजिक संरचना की परिभाषा ब्राउन के अनुसार। रेडक्लिफ ब्राउन का सामाजिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण स्थान है। और सामाजिक, इनने क्या कहा है परिभाषा के संबंध में, सामाजिक संरचना के अंग या भाग मनुष्य ही हैं। इनने बताया कि सामाजिक संरचना का अंग जो है वो मनुष्य ही है और स्वयं संरचना संस्था द्वारा परिभाषित एवं नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्तियों की एक क्रमबद्धता है, क्रमबद्धता। ठीक, तो अब इस परिभाषा को समझ लेते हैं इनकी, रेडक्लिफ ब्राउन की, कि वास्तविक जीवन में हम क्या देखते हैं कि मनुष्य परस्पर सामाजिक संबंधों के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। जैसे एक परिवार में ही ले लेते हैं, देखिए कि परिवार में कोई व्यक्ति, माता पिता होंगे, कोई दादा दादी होंगे, कोई बच्चे होंगे, कोई बुआ, मामा, फूफा, इसी तरह और भी लोग हैं समाज में, पड़ोस में। तो क्या है, समाज में क्या है कि परस्पर सामाजिक संबंधों द्वारा बंधे हुए हैं और वास्तविक रूप से जो पाए जाने वाले इन संबंधों के द्वारा ही सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। यानी जो ये संबंध पाए जाते हैं व्यक्तियों के बीच, इनसे ही सामाजिक संरचना निर्मित होती है। और मनुष्यों के परस्पर जो संबंध होते हैं वे स्वतंत्र नहीं होते। जैसे पति पत्नी के बीच जो है कुछ निर्धारित प्रतिमान होंगे
जिसके अनुसार उन्हें एक दूसरे के साथ व्यवहार करना पड़ेगा। माता पिता, तो उनके साथ बच्चों का व्यवहार कैसा होगा उसके भी निश्चित प्रतिमान, कि बच्चे उनसे किस तरह से व्यवहार करेंगे, माता पिता बच्चों के साथ किस तरह का उनका व्यवहार होगा। और जो अन्य रिश्तेदार हैं, अन्य समाज के जो अन्य सामाजिक संबंध हैं, बुआ हो गए, चाचा हो गए, दादा दादी, नाना नानी, और आस पड़ोस के लोग, दोस्त, मित्र मंडली, और इसी तरह से और भी जो संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्था, धार्मिक संस्था, तो ये सभी में क्या है कि व्यक्ति जो हैं, संबंध इनके स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि संस्थाओं और नियमों द्वारा एक तरह से इन परिभाषित होंगे, नियमित और नियंत्रित होते हैं। यानी कि स्वतंत्र संबंध नहीं होते हैं, एक नियम रहता, उसके दायरे के अनुसार हर संबंध होता है और एक दूसरे के साथ व्यक्ति व्यवहार करता है। ये नियंत्रित होते हैं, कैसा? समाज के द्वारा ये नियंत्रित होते हैं। तो अब हमने ये रेडक्लिफ ब्राउन की जो परिभाषा है वो समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगला, एक गन और फोर्टिस के अनुसार। तो ये क्या बोलते हैं कि अंतःवैयक्तिक संबंधी सामाजिक संरचना के अंग होते हैं। अंतःवैयक्तिक संबंध यानी जो व्यक्तियों के मध्य जो संबंध पाए जाते हैं वो सामाजिक संरचना का अंग है, ऐसा इनने बताया। इनकी परिभाषा स्पष्ट हो गई। अब चलते हैं गिन्सबर्ग। गिन्सबर्ग ने क्या कहा है? सामाजिक संरचना का अध्ययन सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों अर्थात समूह, समितियों, संस्थाओं के प्रकार, इन सब के संकुल से जिनसे कि समाज का निर्माण होता है से संबंधित। संगठन के जो प्रमुख स्वरूप यानी समूह, समितियों, संस्थाओं के प्रकार और इन सब के संकुल यानी संयोग जिनसे कि समाज का निर्माण होता है से संबंधित। जो गिन्सबर्ग हैं अपनी परिभाषा में सामाजिक संरचना और जो सामाजिक संगठन होता है उसमें दोनों में भेद नहीं किया है इनने, और ये मानते हैं कि संरचना का जो निर्माण है वो समूहों, समितियों इत्यादि से, संस्थाओं इत्यादि से मिलकर होता है। तो अब आपको इनकी परिभाषाओं से स्पष्ट हो गया होगा कि कौन सा समाजशास्त्री सामाजिक संरचना के बारे में क्या कह रहा है और उसका की कैरेक्टर क्या है। तो इन सब परिभाषाओं से अब स्पष्ट होता है कि सामाजिक संरचना समाज की विभिन्न इकाइयों, समूहों, संस्थाओं, समितियों, सामाजिक संबंधों से निर्मित प्रतिमानित एवं क्रमबद्ध ढांचा है। प्रतिमानित एवं क्रमबद्ध ढांचा है। अब चलते हैं सामाजिक संरचना की विशेषताओं की ओर। इसकी अपन ने परिभाषाएं देखी तो परिभाषाओं से हमें स्पष्ट जो समझ में आता है वो देखिए एक तरह से समझा जा सकता है कि पहली चीज़ तो मोटे तौर पे शुरुआत में ही जो बताई है कि कोई भी संरचना जो है वो कई इकाइयों से, छोटी छोटी इकाइयों से, मतलब एक बड़ी जो इकाई होती है वो छोटे छोटे तत्वों से, विभागों से मिलकर बनी होती है। और सामाजिक संरचना जो है समाज के बाह्य स्वरूप का बोध कराती है। पहली चीज़ यानी जो बाहरी ढांचा या आवरण है सामाजिक संरचना का वो स्पष्ट होता है परिभाषाओं से। इसमें हमने एग्जाम्पल पहले ही दिया है, इकाइयों के कार्यों को सम्मिलित नहीं किया जाता इसमें क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल आपको दिया था शरीर वाला और दूसरा दिया था घर वाला, कि घर में यदि घर कैसे निर्मित होगा, ईंट, सीमेंट और छड़, गिट्टी, ये सब जब व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध तरीके से जुड़ेंगे तभी क्या निर्माण होगा, घर का निर्माण होगा। ठीक है, एक भवन का निर्माण होगा, एक बिल्डिंग बनेगी। तो क्या है, ये बाह्य स्वरूप का बोध कराती है। दूसरा है सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था नहीं है, यानी प्रत्येक सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न छोटी छोटी जो इकाइयां हैं उनसे होता है। और इन इकाइयों में क्या है, सामाजिक संरचना जो है वो उसकी इकाइयां क्या हैं, व्यक्ति हो गए, समूह, संस्थाएं, समिति, प्रतिमान, पद, भूमिका, ये सब क्या हैं, सामाजिक संरचना की इकाइयां हैं। तो ये क्या है
कि कई खंडों से मिलकर बनी होती है, ये अखंड व्यवस्था नहीं है। और जब ये इकाइयाँ परस्पर क्रमबद्ध तरीके से जुड़ती हैं तभी ये एक बनावट या ढांचे का निर्माण करती हैं। अब अगला है सामाजिक संरचना अंतः संबंधित इकाइयों का एक व्यवस्थित स्वरूप है। सामाजिक संरचना अंतः संबंधित इकाइयों का एक व्यवस्थित स्वरूप है। व्यवस्थित क्या बताया था इसके पहले कि जैसे शरीर है, शरीर के कान की अपनी जगह है, नाक की अपनी जगह है, आँखों की अपना स्थान है, हाथों का यदि हाथ कहीं और लगा दिए जाएं, मुंह कहीं और, कान कहीं और, तो एक संरचना जो बनेगी वो कान कुछ और काम कर रहे हैं, नाक कुछ और काम कर रही है, तो उससे क्या है, एक संरचना का निर्माण नहीं होगा। सामाजिक संरचना का निर्माण तब होगा जब उससे संबंधित जो इकाइयाँ हैं जिनसे की संरचना निर्मित होती है वो व्यवस्थित रूप से अपने स्थान पर सेट हों, अस्त व्यस्त बिखरी नहीं होती हैं। ये एक व्यवस्थित रूप से इनमें एक परस्पर संबंध पाया जाता है। अगला है सामाजिक संरचना में की इकाइयों में एक क्रमबद्धता पाई जाती है। क्रमबद्धता पाई जाती है यानी सामाजिक संरचना का निर्माण इकाइयों या झुंडों के योग से नहीं, जुड़ने से नहीं होता है, बल्कि इन्हें विशिष्ट क्रम में जोड़ने से। अब अगला है सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक स्थायी अवधारणा है। अपेक्षाकृत एक स्थायी अवधारणा है। सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक स्थायी अवधारणा है। इसके दो अर्थ हैं। पहला क्या हो गया कि सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयाँ अपेक्षतया स्थायी होती हैं। जैसे कि समाज का निर्माण विभिन्न समूह, समितियाँ, संस्थाएं, परिवार, धर्म, नातेदारी, आर्थिक और शैक्षणिक संगठन जो होते हैं, इन सब से मिलकर जो है सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। तो इसको उदाहरण के तौर पे कैसे समझा जा सकता है कि यदि विवाह संस्था जो है उसमें कोई परिवर्तन आता है, जैसे मान लीजिए लव मैरिज होने लगी, या इसके साथ ही जैसे मान लीजिए कि धर्म में पहले लौकिकता ज़्यादा थी, अब भौतिकता ज़्यादा है, तो यदि इन इकाइयों में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता भी है तो उससे क्या है, समाज छोटा मोटा जो परिवर्तन होने से संपूर्ण संरचना प्रभावित नहीं होती। यदि इन जो उसकी इकाइयाँ हैं इनमें छोटा मोटा परिवर्तन होता है, जैसे विवाह करने के ढंग में परिवर्तन हुआ, पहले क्या था कि अरेंज मैरिज ज़्यादा होती थी, उसके स्थान पर यदि लव मैरिज ज़्यादा होने लगी, तो उससे क्या है कि जो थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है तो उससे सामाजिक संरचना बदलती नहीं है। दूसरा क्या है कि सामाजिक संरचना इस अर्थ में भी स्थायी होती है कि इसका निर्माण करने वाली जो विभिन्न इकाइयाँ हैं इनके संबंधों में परस्पर रूप से स्थायित्व पाया जाता है। इस तरह से सामाजिक संरचना में स्थायित्व दो अर्थों में कैसे पाया जाता है कि एक तो इकाइयाँ स्वयं स्थायी होती हैं तथा दूसरी इकाइयों के पारस्परिक जो संबंध होते हैं उनमें भी स्थिरता पाई जाती है। अगला है सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। क्या है? अमूर्त होती है। तो इसको कैसे समझेंगे कि सामाजिक संरचना को मैकाइवर, पेज और पार्सन्स इत्यादि क्या मानते हैं? अमूर्त मानते हैं। ये इनकी डेफिनेशन में की कैरेक्टर है इनका। तो सामाजिक संरचना का इनका मत क्या है कि सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न संस्थाओं, समितियों, समूह, संगठन, परिस्थिति, प्रतिमान, भूमिका, इन सब से होता है। और ये जो सभी इकाइयाँ हैं, कौन सी? संस्थाएं, एजेंसियाँ, प्रतिमान, परिस्थिति, भूमिका इत्यादि जो हैं, इनको मिलकर जो है वो सामाजिक संरचना का निर्माण होता है, ऐसा मैकाइवर और पेज मानते हैं। और क्योंकि ये सभी इकाइयाँ जो हैं वो अमूर्त हैं, अतः सामाजिक संरचना भी अमूर्त है। इनका भौतिक वस्तु की भांति, मतलब जैसे कोई वस्तु हम भौतिक रूप से देख सकते हैं तो उस तरह सामाजिक संरचना को देखा नहीं जा सकता, ऐसा
इनका मत है। और इन सब अभौतिक इकाइयों से निर्मित होने के कारण सामाजिक संरचना को अमूर्त मानते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना की इकाई व्यक्ति को माना है, और इनने क्या माना है? पार्सन्स और मैकारोपेज ने सामाजिक संरचना की जो निर्माण का आधार संस्थाएं, एजेंसियां, प्रतिमान, परिस्थिति और भूमिका, यानी रेडक्लिफ ब्राउन जो हैं उनने सामाजिक संरचना की इकाई को व्यक्ति को माना है। तो की कैरेक्टर रेडक्लिफ ब्राउन की का क्या हो गया कि सामाजिक संरचना की इकाई व्यक्ति है। लेकिन अधिकांश समाजशास्त्री जो है सामाजिक संरचना की व्याख्या एक अमूर्त अवधारणा के रूप में करती है, यानी उसको एक दिखाई देने वाली ढांचा नहीं वो बोलते हैं। अगला है सामाजिक संरचना का निर्माण अनेक उपसंरचनाओं से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक सामाजिक संरचना का निर्माण कई उपसंरचनाओं यानी सब स्ट्रक्चर से मिलकर होता है। जिस तरह से शरीर रूपी जो संरचना है इसका निर्माण मस्तिष्क, पाचन संस्थान, श्वसन संस्थान इत्यादि से मिलकर होता है, और सबका अपना अपना अलग अलग कार्य है, मस्तिष्क का, पाचन संस्थान का, श्वसन संस्थान का, इन सब का। तो उसी तरह से सामाजिक संरचना का निर्माण भी विभिन्न उपसंरचनाएं, विभिन्न जो खंड होते हैं, परिवार, जाति, वर्ग, शिक्षण संस्थान, धार्मिक, आर्थिक संस्थाएं इत्यादि के द्वारा होता है, जिनकी अपनी स्वयं एक संरचना होती है। और इनकी यानी जो ये संरचनाएं, उपसंरचनाएं होती हैं, इनकी अपना भी एक अलग ढांचा होता है। इस प्रकार से उपसंरचनाएं मिलकर सामाजिक संरचना का निर्माण करती हैं, जिनकी की खुद की स्वयं की भी एक संरचना होती है। अगला है सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। वहाँ कोई भी सामाजिक संरचना वहाँ स्थानीय तौर पर जो भी विशेषताएं होंगी उनसे प्रभावित अवश्य हो। प्रत्येक समाज की एक संरचना होती है और वह दूसरे समाज की संरचना से भिन्न होती है। कैसे कि जैसे कोई भी दो समाज हैं तो कहीं पर विवाह के तरीके जैसे हैं वो दूसरी जगह ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे वैसे ही हो। संस्कृति और सामाजिक प्रतिमान वगैरह एक जगह जैसे हों ये आवश्यक नहीं है कि दूसरी जगह वैसे हों। वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति हैं उनका भी सामाजिक संरचना पर प्रभाव पड़ता है। विभिन्न स्थानों की संस्कृति का, राजनीति का, भौगोलिक स्थिति का, इन सब का प्रभाव वहाँ की सामाजिक संरचना पर पड़ता है। और इन सब के कारण, इन सब परिस्थितियों के कारण एक समाज की जो संरचना होती है वो दूसरे समाज की संरचनाओं से अलग होती है। अब अगला है कि प्रत्येक इकाई का, सामाजिक संरचना की प्रत्येक इकाई का एक पूर्व निश्चित स्थान व पद होता है। पूर्व निश्चित स्थान व पद प्रत्येक इकाई का होता है। सामाजिक संरचना में प्रत्येक यानी जो अलग अलग जितनी भी इकाइयाँ हैं सबका एक पद होगा, एक भूमि, उसी के अनुसार उसकी भूमिका होगी, उसी के अनुसार उसके कार्य होंगे, और उस स्थान पर रहकर ही वह सामाजिक संरचना का निर्माण करती है। अन्य स्थान पर होने से संरचना यानी वो यदि अपना स्थायित्व यदि छोड़ती है तो संरचना का निर्माण जो है वो बिगड़ जाएगा। जैसे शरीर का एग्जाम्पल दिया गया था कि हाथ, पाँव, नाक, कान ये सब इनका एक तय निश्चित स्थान है, और हाथ का स्थान पैर नहीं ले सकता, पैर का स्थान कान नहीं ले सकता, कान का नाक नहीं ले सकते, नाक का मुंह नहीं ले सकता। उसी तरह से सामाजिक संरचना में राज्य का, परिवार का, विवाह का, नातेदारी, धर्म, न्याय व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था, इन सभी का जो है स्थान पूर्व निश्चित है। प्रत्येक संस्था को जो स्थान एवं पद दिया गया है उसी के अनुसार वैसे कार्य करने होते हैं, और कोई दूसरे का स्थान ग्रहण कर ले तो सामाजिक संरचना बिगड़ जाएगी। अब अगला है सामाजिक संरचना में प्रक्रियाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। सामाजिक प्रक्रियाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं सामाजिक संरचना में। सामाजिक संरचना के निर्माण में यानी जो प्रक्रियाएं हैं वो क्या हैं? इसका निर्माण सहयोगी और असहयोगी दोनों तरह की जो प्रक्रियाएं हैं उनसे मिलकर होता है।
तो सहयोगी प्रक्रिया क्या है? सहयोग, अनुकूलन, व्यवस्थापन, समायोजन, एकीकरण, प्रतिस्पर्धा, सहयोग आदि इन सब की महत्वपूर्ण भूमिका है। सहयोगी एवं असहयोगी ये दोनों जो प्रक्रियाएं हैं इनकी सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका है और ये सामाजिक प्रक्रियाएं ही सामाजिक संरचना के स्वरूप को तय करने में ये तय करती हैं, इन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं तय करने में कि सामाजिक संरचना कैसी। किसी समाज में यदि प्रतिस्पर्धा और एकीकरण, सात्मीकरण ये सब, कहीं पे प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है तो वहाँ का समाज दूसरा होगा, कहीं सहयोग, अनुकूलन, व्यवस्थापन है तो वहाँ का समाज दूसरा होगा। वहाँ पे क्या है, ये सब जो प्रक्रियाएं हैं ये सामाजिक संरचना के स्वरूप को तय करने में, जहाँ जिन प्रक्रियाओं की प्रधानता रहेगी वहाँ की सामाजिक संरचना वैसी रहेगी। तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती सामाजिक संरचना के स्वरूप को निश्चित करने में। सामाजिक प्रक्रियाओं का बाह्य रूप सामाजिक संरचना को तय करता है, बनाता है। अब अगला है सामाजिक संरचना विघटन के तत्व भी शामिल होते हैं। सामाजिक संरचना में विघटन के तत्व भी शामिल होते हैं। विघटन के तत्व, ऐसी कोई भी सामाजिक संरचना नहीं होती जहाँ की केवल सहयोग ही पाया जाए। ऐसा कोई भी समाज नहीं होता जो, या कोई भी सामाजिक संरचना नहीं होती जिसको ये माना जाए कि वो सर्वश्रेष्ठ है, और ना ही उसमें पूर्णतया एक संगठन पाया जाता है। कई बार समाज में विघटन भी पैदा करता है। मर्टन और दुर्खीम जो है इनका मानना है कि कई बार सामाजिक संरचना स्वयं समाज में नियमहीनता पैदा करती है। सामाजिक संरचना में संगठन और विघटन दोनों ही पैदा करने वाले तत्व पाए जाते हैं। यानी किसी भी सामाजिक संरचना में सहयोगी एवं असहयोगी दोनों ही तरह की प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है सामाजिक संरचना, इसका अर्थ, परिभाषाएं, ये सब इस लेक्चर में कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।